हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का पीवाईक्यू देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ये 15 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 71 है। इसके पहले दोस्तों 70 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जा करके उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, ये विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। और दोस्तों याद रखिएगा इसके बारे में, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है, ये सामान्य तौर पर विटामिन B12 जो है इससे होता है, लेकिन विटामिन B9 से भी होता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो इसको अगर विटामिन B9 ऑप्शन में नहीं है, विटामिन B12 है, तो वो ऑप्शन आंसर बनेगा आपका। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन बी जो है, ये विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें विटामिन बी का कई वर्जन है, जैसे B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे है। लेकिन इसमें जो है दोस्तों, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो विटामिन जो है, मैं उनके बारे में बता दे रहा हूं। जैसे विटामिन B1 को दोस्तों थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन जो है इनके नाम के बारे में और उनसे उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो विटामिन B1 का नाम है दोस्तों थायमीन, इसे थायमीन कहा जाता है। और दोस्तों इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, ये जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन इसे कहा जाता है। और विटामिन B2 की कमी से ही दोस्तों किलोसिस नामक रोग हो जाता है, तो इसकी किलोसिस रोग हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों विटामिन B3 जो है, विटामिन B3 को निकोटीनिक अम्ल कहा जाता है। इसको निकोटीनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ये निकोटीनिक अम्ल। और दोस्तों ये जो निकोटीनिक अम्ल है विटामिन B3, इसकी कमी इसकी वजह से पेलाग्रा रोग होता है। और दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों इसमें जो विटामिन ए है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है दोस्तों, रतौंधी, तो इसको भी याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी जो है दोस्तों, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, रिकेट्स। तो इतना आप याद रखेंगे दोस्तों, और ये कई बार पूछा गया इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में बता दिया। अगला दोस्तों, यम्बी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यम्बी को मेगाबाइट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो डेटा को मापने की इकाई होती है, इनके बारे में आप एक बार जान लीजिए, क्योंकि ये आपसे पूछता है कि इनका फुल फॉर्म। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मेगाबाइट से पहले हम लोग केबी के बारे में जानते हैं। केबी होता है, फिर एमबी होता है, यानी ये किलोबाइट है, मेगाबाइट है। फिर इसके बाद दोस्तों जीबी होता है, जिसे गीगाबाइट कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है दोस्तों टीबी जो होता है दोस्तों, इसे टेराबाइट के नाम से जानते हैं। इसी के बाद होता है दोस्तों पीबी को दोस्तों हम पेटाबाइट के नाम से जानते हैं। पीबी के बाद दोस्तों होता है ईबी, इसको दोस्तों एक्साबाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। और जेडबी होता है इसके बाद, तो जेडबी को हम लोग जेट्टाबाइट के नाम से जानते हैं, GETTA, जेट्टाबाइट। और लास्ट में जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों, इसे हम ओट्टाबाइट, YOTTA, ओट्टाबाइट के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बड़ा होता है। और आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो वो ओट्टाबाइट होती है। और ये फिर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने जितना बताया दोस्तों उसको आराम से सुन लीजिएगा और इनका फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो दोस्तों एंथ्रेक्स जो बीमारी है, ये
जीवाणुओं के कारण होती है, यानी बैक्टीरिया से ये होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो एड्स है इसके बारे में जान लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछता है कि एड्स किससे होता है। तो दोस्तों एड्स जो होता है ये वायरस से होता है, और इस वायरस का नाम क्या है? HIV। अगला दोस्तों, श्वसन, लार श्रावण और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो दोस्तों ये मेरुशीर्ष के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब दोस्तों ये मेरुशीर्ष हिंदी में इसने लिखा है तो इसको जान लीजिए, मेरुशीर्ष को मेडुला ऑब्लांगेटा नाम से भी जाना जाता है। इसको हम जानते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। और दोस्तों ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये मस्तिष्क का पिछला वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे होता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो हमारा श्वसन है, लार का जो सिक्रीशन होता है, इन सब का जो होता है, ये सब क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं इनका जो कंट्रोल होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। दोस्तों एक चीज़ और आपने सुना होगा कि कुछ व्यक्ति जब ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो वो उल्टी कर देते हैं। तो वही उल्टी जो करते देते हैं दोस्तों, तो उस समय जब वो शराब पिए रहते हैं तो यही मेडुला ऑब्लांगेटा सही से कार्य नहीं करता है, जिसकी वजह से उन्हें उल्टी हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें, इस ऑप्शन में जो बाकी ऑप्शन बनाए गए हैं जैसे तो हाइपोथैलेमस, इसके बारे में भी आपसे पूछता है। तो दोस्तों जो हमें भूख प्यास लगती है, भूख हो गया, प्यास हो गई, जो हमारे अंदर प्यार होता है, घृणा होता है, और इसी तरह से दोस्तों शरीर का जो ताप होता है, टेम्परेचर, इन सबको नियंत्रित जो करता है हाइपोथैलेमस करता है। और ये कई बार हाइपोथैलेमस के बारे में पूछा जा चुका है आपके रेलवे के बारे में, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये मेरुशीर्ष जो है इसका जो नाम है बाकी याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरुशीर्ष को ही मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। हो सकता है मेरुशीर्ष न दे करके मेडुला ऑब्लांगेटा आपका आंसर बना दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हैप्टिक होता है ये सोशल और नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। बाकी ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक ये जो है दोस्तों ये सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो दोस्तों जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं इनको याद रखिएगा। ये आपसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो दोस्तों एप्पल जो था ये संचार उपग्रह है। अगला दोस्तों, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, यानी रूपांतरित करता है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछता है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है? तो प्रोटीन को पचाने का काम यही पेप्सिन एंजाइम करता है। और दोस्तों एक बार सिंगल पूछ लिया था कि पेप्सिन है क्या, तो पेप्सिन क्या है? वो एंजाइम है। इसको भी याद रखिएगा और ये पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य की जो चमकती हुई सतह है इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मैं बता देता हूं कि सूर्य का जैसे सूर्य का एक केंद्र वाला हिस्सा होता है, उसके बाद तुरंत जो एक हिस्सा होता है बाहर वाला, ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसी को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। और दोस्तों फोटोस्फीयर जो होती है इसका टेम्परेचर जो होता है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक बार पूछा गया था कि सूर्य के जो फोटोस्फीयर होता है या बाहरी वाला हिस्सा होता है उसका कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है? तो उसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसके बाद दोस्तों एक और सतह होती है जिसे हम क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं, क्रोमोस्फीयर। और फिर इसके बाद एक तीसरी सतह होती है दोस्तों जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एक बार पूछा गया था कि सूर्य के जो सबसे बाहरी वाली सतह होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोरोना मंडल। और दोस्तों याद रखिएगा जो दूसरा ये मैंने बताया कि क्रोमोस्फीयर, इसी क्रोमोस्फीयर को वर्णमंडल भी कहा जाता है, वर्णमंडल। और ये भी पूछा गया है। तो याद रखिए ये बीच वाला सूर्य का केंद्र वाला हिस्सा है। उसके बाद फोटोस्फीयर होता है, एक जो सतह होती है फोटोस्फीयर जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरी वाली जो होती है उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है जिसे वर्णमंडल भी कहा जाता है। तीसरी जो सबसे बाहर वाली होती है इसे हम कोरोना मंडल के नाम से जानते हैं। तो इतना सूर्य के बारे में ये जानकारी। और दोस्तों याद रखिएगा सूर्य जो है वो क्या है? सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा।
और सूर्य जो होता है दोस्तों ये चमकता है। इसमें भी दोस्तों हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय विखंडन की नहीं दोस्तों, नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है होते रहती है और ये प्रकाश उत्पन्न करते रहता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षणिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया? तो यानी भारत का पहला जो है दोस्तों शैक्षणिक उपग्रह कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका GSAT जो 3 था दोस्तों, ये भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह है। तो दोस्तों मैंने कई बार बताया कि जो पहला हो उसे हमेशा याद रखिए। आपके जो रेलवे में GK में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है। तो दोस्तों इसमें तंत्रिका आवेग जो गुजरता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अगला दोस्तों, आइरोब टूना क्या है? तो दोस्तों आइरोब टूना जो है ये अधोजल ड्रोन है। अगला दोस्तों, एथनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका प्रावण होता है। प्रावण पृथ्वी के एथनोस्फीयर की जो प्रावण के ऊपरी हिस्से पर अत्यधिक श्यान और यांत्रिक रूप से दुर्बल और तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। अगला है दोस्तों, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए स्ट्रोंटियम 89 का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका इसमें दिया हुआ है ये आयोडीन 131, ये आयोडीन 131 से दोस्तों ये थायराइड ग्रंथ में कोई समस्या आती है उसके बारे में पता किया जाता है। थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें। और दोस्तों ये और याद रखिए कि कोबाल्ट 60 जो होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है ये कैंसर का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 जो होता है ये जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म जैसे सड़े गले जो वनस्पतियां होती हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यानी जीवाश्म जो होते हैं इन जीवाश्मों की आयु क्या है, कितने वर्ष पुराने हैं, इसको पता करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान? तो दोस्तों इसमें सुमेलित कौन नहीं है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो दिया गया है दोस्तों, पहला एलिफेंटा जो गुफाएं हैं दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। ये एलिफेंटा जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। और कई बार मैंने आपको किसी न किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए ये बताया है। बाकी है दोस्तों जैसे फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सुंदरबन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है और सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो दोस्तों ये जो बाकी तीनों दिए गए हैं इनको भी रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि ये भी कई बार पूछे गए हैं कहाँ कहाँ ये स्थित हैं। तो ये 14 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे कहाँ किस स्थल के हैं इनको रट्टा मार जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं इनका जो जन्म हुआ था वो भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा जो कृषि कार्य में उपयोग होने वाली मिट्टी होती है दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो खास करके जो दोस्तों नदियों के किनारे वाले इलाके होते हैं, नदियों के किनारे के इलाके वहाँ पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों इसमें जो काली मिट्टी है इसके बारे में जान लीजिए। ये भी पूछता है कि काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ये कई बार
पूछा जाता है। इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा गुजरात में पाया जाता है। तो ये इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। अगला दोस्तों NRHM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसी को कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में चालू किया गया था या लागू हुई थी योजना? तो ये 2005 में लागू की गई थी योजना। अगला दोस्तों पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों पहले भारतीय देवेंद्र झाझरिया हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन पहला हो गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला है दोस्तों कोल्हाटी भाषा में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो दोस्तों कोल्हाटी भाषा जो ये महाराष्ट्र में रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्हें कोल्हाटी भाषा बोलते हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? तो दोस्तों 124वां जो ये विधेयक था ये आपका संबंधित था जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% जो आरक्षण दिया गया था वो 124वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक था। और ये कई बार पूछा गया, उस समय करंट का भी था, तो आज भी ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों डीजी गांव पहल की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों डीजी गांव जो थी इसका पहल जो की गई थी ये इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। अगला दोस्तों आरबीआई का प्रतीक क्या है? दोस्तों आरबीआई का प्रतीक एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर, जैसे एक ताड़ का पेड़ है दोस्तों, इस तरह से मान लीजिए ये इसे पेड़ बना हुआ है और इसी ताड़ के पेड़ के ही सामने खड़ा हुआ है बंगाल टाइगर। और दोस्तों एक बार इसी को घुमा करके पूछा था कि आरबीआई में किस जो प्रतीक है उसमें जो जानवर है वो कौन सा जानवर है? तो याद रखिएगा ये बंगाल टाइगर है। इसको घुमा करके पूछा था और टफ बना दिया था, तो दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1934 के एक्ट यानी अधिनियम जो आया था 1934 का, इसी के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी और महत्वपूर्ण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी योजना शुरू की थी ताकि एक आर्थिक भौगोलिक मॉडल विकसित किया जा सके। ओडीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ओडीओपी का पूर्ण रूप होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और दोस्तों इसको पूछा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया था उत्तर प्रदेश राज्य ने। और किस वर्ष में शुरू किया था? 2018 में। तो ये तीनों फैक्ट इसके बारे में याद रखेंगे। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला दोस्तों दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक जो है ये मधुशाला है। और दोस्तों ये पहली है इसलिए वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये जो मधुशाला किताब है ये किसकी रचना है? तो मधुशाला जो रचना है दोस्तों ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो थे उनकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन, इसको याद रखिएगा। और ये काफ़ी पॉपुलर किताब है मधुशाला, और पूछा जाता है कि किसकी रचना है। अगला दोस्तों बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना अनुशीलन समिति की स्थापना जो है दोस्तों बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। और कहाँ पे किया था? बंगाल में किया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अगला दोस्तों कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो दोस्तों यूएनओडीसी जो है ये जो नशीली दवाओं की अवैध तस्करी होती है इसके दुरुपयोग से संबंधित है।
अगला दोस्तों, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया है? तो दोस्तों आरसी मजूमदार ने कहा है। आरसी मजूमदार ने इसे कहा है कि न तो यह पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा आरसी मजूमदार जी को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो दोस्तों पहला पर्यावरण जो दिवस है वो आपका मनाया गया था 1974 में। 1974 में मनाया गया था। तो दोस्तों पहली बार जब मनाया गया था ये विश्व पर्यावरण दिवस, तो 1974 में मनाया गया था। इसको समझ लीजिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली ये जो पर्यावरण दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है ये भी आपसे पूछता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी जो घोषणा हुई थी 1972 में, इसकी घोषणा की गई थी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, इसी में घोषणा की गई थी कि अब 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो इसी के बाद पहली बार 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इसको याद रखें, इसकी घोषणा तो 1972 में ही कर दी गई थी, लेकिन मनाया गया था पहली बार 1974 में, और ये 5 जून को मनाया जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो दोस्तों इसकी 78वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी वो 8 अगस्त 2020 को। तो दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसी के बाद जोड़ेंगे तो 78वीं जो इसकी होगी वो 8 अगस्त 1920 को पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। और आपसे पूछता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों भीम का जो पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों इसमें भारत इंटरफेस फॉर मनी भी है, तो कंफ्यूज मत होना, ये इंटरफेस होता है, इंटरफेस नहीं होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसके बाद ध्यान से देख लेना और क्लियर कर लेना। अगला दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों ये फातिमा बीबी जी थी। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये पहली महिला थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उस समय जो था विनोद खन्ना जी को दिया गया था, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये अब जो अगला वाला इस साल 2024 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी में आपके पूछता है। अगला दोस्तों, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो दोस्तों ये जो सतह अन्वेषण शुरू किया था इन्होंने 1980 में किया था, और ये जर्मनी और इटली के थे। और दोस्तों ये मोहनजोदड़ो के बारे में एक फैक्ट याद रखिए, जो कांसे की नर्तकी मिली हुई है, कांसे की नर्तकी, ये कहाँ से मिली हुई है आपसे पूछता है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। और दोस्तों ये विशाल जो स्नानागार मिला हुआ है, स्नानागार, ये भी आपसे पूछता है कि ये कहाँ से मिला है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। हड़प्पा स्थल के में दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो मिले हुए हैं वो इसके आपसे क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों कि हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल था जो बंदरगाह था? ये भी आपसे कई बार पूछा गया है और ये पूछता भी है। तो दोस्तों गुजरात में जो था, दोस्तों गुजरात का जो लोथल था, लोथल ये एक बंदरगाह था, और यहाँ से नाव के भी साक्ष्य मिले हैं, बांट के भी साक्ष्य मिले हैं, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान ये शुरू किया गया था, और दोस्तों ये काफ़ी सफल हुआ था। और इसे शुरू किसने किया था दोस्तों? पुलिस ने, पुलिस विभाग ने इसे शुरू किया था।
अगला दोस्तों, थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं? तो दोस्तों ये जो चित्र है ये आपका बुद्ध का बना होता है, ये बुद्ध का चित्र इसमें बना होता है, भगवान बुद्ध का इसमें चित्र बना होता है। तो दोस्तों याद रखना इसको, इसमें किसी हिंदू देवी देवता का चित्र नहीं बना होता है, इसमें बुद्ध का, भगवान बुद्ध का चित्र बना होता है। अगला दोस्तों, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो वो ग्रेटा थनबर्ग थी। तो इस बार याद रखिएगा कि इस बार 2024 में कितने जो 6 क्षेत्र हैं दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उनके नाम और किस क्षेत्र में उनको मिला हुआ है, कौन सी उपलब्धि के लिए, ये आप याद रखेंगे, आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन बनता है। अगला दोस्तों, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो दोस्तों किस वर्ष ये बने थे? तो 1892 में बने थे, और शायद दोस्तों ये 92 से शायद 97 तक से थे, 1892 से दोस्तों 1897 तक शायद ये थे। तो जब बने थे दोस्तों तो याद रखिएगा कि इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि दादा भाई नौरोजी जो 1892 में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में सांसद बने थे, तो वो किसके सांसद बने थे? तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे वहाँ लोकसभा होता है दोस्तों, तो ब्रिटेन का जो हमारी तरह लोकसभा होता है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, उसके सदस्य बने थे। तो इसको घुमा करके पूछता है, इसको याद। और कहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में? तो ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। और दोस्तों ये चुने जाने वाले, दादा भाई नौरोजी हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, इसको याद रखिएगा। इसके पहले कोई चुना नहीं गया था। एक थे शायद कोई था जिन्होंने जो चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन ये दादा भाई नौरोजी जब चुनाव लड़े थे तो ये जीत गए थे, इसके लिए चुने गए थे, और ये कई बार पूछा गया है, 1892 में ये चुने गए थे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।